Hello aspirants, welcome to Daily News Analysis of Indian Express. आज तारीख है 10 जुलाई, so let's get started. 10 जुलाई से शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तमिलनाडु में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच जो तनातनी चल रही है उससे रिलेटेड बात है। दैट गवर्नर टुक एन ओथ हाईलाइटेड। गवर्नर अपनी ओथ लेते हैं अंडर आर्टिकल 149। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, ओके, आर्टिकल 149 he take the oath to protect the constitution and law and dedicate himself to service and welfare of people of तमिलनाडु। देखिए, इन लोग की ओथ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन काफी साल पहले एक बार यूपीएससी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या वाइस प्रेसिडेंट, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, या फिर गवर्नर, इन लोगों की अगर आप ओथ देखेंगे ना लक्ष्मीकांत के हर चैप्टर में, तो इनकी ओथ में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। ओके, तो उसी से रिलेटेड अब जैसे देखिए, जब बात की जाएगी प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो किसकी ओथ में आना चाहिए? आपको क्या लगता है? एक तो गवर्नर की आएगा, प्रेसिडेंट की में आना चाहिए, क्या वो प्राइम मिनिस्टर की में आना चाहिए? नहीं आएगा। ओके, तो चेक कीजिएगा। इस तरीके से अगर इन सबकी ओथ में आप थोड़ा सा एक डिफरेंस अपने दिमाग में रखें ना, तो अगर कल को ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में आ जाता है तो आप बेटर हैंडल कर पाएंगे। ऑलराइट, फिर यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो इससे रिलेटेड हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका मैंने आपसे कहा था लक्ष्मीकांत चैप्टर पढ़ लेना। ये सब कुछ देखता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, चलिए लगे हाथ ना, मैं आपको होम मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट्स बता देता हूँ कि बाद में अगर आप एक साथ करने बैठेंगे ना इकोनॉमी में ये सब, तो ये होगा नहीं। मैंने आपको माईटी के कुछ डिपार्टमेंट बताए थे, ओके, और एक और कोई बताया था, मुझे याद नहीं अभी। चलिए, तो अगर जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे आज मणिपुर में जो हालात है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये अलग ही बनाया गया है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। देन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो ये इतने डिपार्टमेंट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। कभी इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वैसे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए, ताकि जब न्यूज़पेपर में इस तरह से आए ना चीजें, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी हमने 6 अलग अलग डिपार्टमेंट देखे थे, तो जब न्यूज में इस तरह से आता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सब सिर के ऊपर से निकल जाए। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखते हैं, इसमें एक अलग ही होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, फिर डीआरडीओ के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, इसके सेक्रेटरी, इसके डिफेक्टो सेक्रेटरी होते हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, ये जो नई पोस्ट क्रिएट की गई थी ना, तो उसी के साथ एक नया डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया था, और इसके सेक्रेटरी हमेशा यही रही थी। यहाँ पे कोई आईएएस ऑफिसर या ऐसा कोई सेक्रेटरी नहीं बनता। चलिए, सीओडीएस को देखा है तो इसके बारे में भी और जान लेते हैं कि देखिए, एक होता है हमारा कमिटी ऑन डिफेंस सर्विसेज, कमिटी ऑफ डिफेंस सर्विसेज। इसमें ना तीनों सेनाओं के जो हमारे चीफ होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमारे सीओडीएस बैठते हैं, सीडीएस, यहाँ पे इसको सीडीएस कर लीजिए, ठीक है। तो सीडीएस प्लस हमारे तीनों चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, एंड ये चारों के चारों ही 4 स्टार रैंक के होते हैं, यानी इनमें से कोई भी सीनियर नहीं है, कोई भी जूनियर नहीं, चारों 4 स्टार रैंक के हैं। ऑलराइट, फिर इनका एक और फंक्शन है कि ही इज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर। ये जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ही इज ऑल्सो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर डायरेक्टली टू डिफेंस मिनिस्टर। ओके, ये बातें क्लियर हुई। ये 5 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, और इस डिपार्टमेंट के डिफेक्टो सेक्रेटरी होंगे हमारे सीडीएस,
सीडीएस की बात चली है तो हमारी एक कमेटी होती है, कमेटी ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जहाँ पे तीनों सेनाओं के चीफ बैठते हैं और साथ में सीडीएस बैठते हैं, एंड चारों ही 4 स्टार जनरल होते हैं। ओके। एंड ये जो हमारे सीडीएस हैं, ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होते हैं डायरेक्टली टू डिफेंस मिनिस्टर। क्लियर है यहाँ तक चीजें? और ये बताइएगा कि अभी है कौन है हमारे सीडीएस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको कैसे आप मीन्स में यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अभी ये जो एनआईआरएफ की रैंकिंग हुई थी ना, जो हमारे हायर एजुकेशन को रैंक करता है, मैंने पहले बताया कि कौन ये रैंकिंग कौन निकालता है। अगर याद है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद इसकी रैंकिंग में ये जो यूनिवर्सिटी हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट आई थी। ओके, एग्रीकल्चर में। तो अब इसी की एक रिसर्च सामने आई है। तो पहले तो इसने दिया है कि देखिए, पहले तो हम क्वांटिटी के टर्म में, जब हमारे यहाँ क्राइसिस हुए थे फूड के 1960s में, तो क्वांटिटी की तरफ हम मूव किए कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। फिर हमने कहा नहीं नहीं, सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, आप क्वालिटी वाइज भी देखना, ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी है, वो कार्सिनोजेनिक हो जाती है। उसी तरह पहले हमारा फोकस था फूड सिक्योरिटी पे, कि सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन हो पूरी पॉपुलेशन के लिए, वो हमने अचीव कर लिया। तो अब हमारा फोकस है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ। ओके, यानी कि सिर्फ बस खाना मिल रहा है, क्योंकि अगर आप एक टाइप का खाना खाते हो तो भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक न्यू व्हीट वैरायटी डेवलप की है विथ हाई एमिलो स्टार्च कंटेंट, नोन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ओके, तो आपको एग्जाम्स में कई बार ये टर्म देके पूछा जाता है ये क्या है, तो PVWRS1 ये न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट है। ओके, जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे आरएस का मतलब है रेजिस्टेंट स्टार्च। इट वोंट कॉज एन इमीडिएट एंड रैपिड राइज इन ग्लूकोज लेवल। Glucose is released more slowly into the bloodstream. Being slower to digest also increases a feeling of satiety. इसका कंटिन्यूएशन है अभी रूटीन, काफी काम की बातें हैं। चलिए, पहले तो यहाँ पर कि लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। तो इट इज ए वैल्यू यूज टू मेजर हाउ स्पेसिफिक फूड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जब आप कुछ खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कितनी तेजी से इंक्रीज होता है, वो मेजर करता है ये इंडेक्स, which is linked to increased digestibility of the starch. So it can help bring down the diet related disease and obesity and diabetes. अब देखिए, हम लोग ओबेसिटी में वर्ल्ड में नंबर 2 पर हैं आफ्टर चाइना। तो हमारे यहाँ एक तो अंडर न्यूट्रिशन पॉपुलेशन भी बहुत है, लेकिन ओबेसिटी से ग्रस्त पॉपुलेशन भी बहुत है। तो इस तरह की जब हम लोग मेंस में अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी उनको आंसर करना होता है, तो हमें वहां पे इस तरह की चीजें लिखनी होती है वे फॉरवर्ड में, कि हमने ये जो न्यू वैरायटी डेवलप की है हम इसको प्रमोट करें, ठीक है, ओबेसिटी को काउंटर करने के लिए। ओके, या सेम आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करें तो वहां भी आप इसको कोट करेंगे। ओके, डायबिटीज की बात करें, हम लोग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे यहाँ इतना ज्यादा डायबिटीज है। ओके, नंबर 1 है हम इसमें। तो उसमें भी आप इस तरह से कोट करेंगे कि ये जो न्यू रिसर्च हुई है ना इस वैरायटी की, तो हमें इसका कंजम्पशन प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने करंट को अपने आंसर में यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये तो वही है कि एनआईआरएफ की रैंकिंग में ये टॉप पे आया था ये इंस्टीट्यूट। नाउ इसने 2 वैरायटी निकाली है। पहला है PBWZN विथ हाई जिंक कंटेंट, एंड सेकंड है PBWN चपाती, यानी कि जो आटे के फॉर्म में यूज किया जाएगा खाने के लिए, और ये काफी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। नाउ मिलेट्स आर कंसिडर्ड हेल्दी बिकॉज इट डोंट लीड टू स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। मिलेट्स को हम लोग हेल्दी इसलिए मानते हैं क्योंकि सडनली हमारा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। यही फीचर, यही क्वालिटी इस व्हीट में भी मिलेगी हमें। ओके, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ाएगा, सडनली स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब करेगा। नाउ लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसकी जो ईल्ड है वो कम है, जस्ट 43 क्विंटल पर हेक्टेयर, जबकि जो अभी व्हीट ग्रो कर रहे हैं वो कई जगहों पर 48 क्विंटल, कहीं पे 52, इवन कहीं तो 60 क्विंटल से भी ज्यादा निकलती है पर हेक्टेयर, लेकिन इसकी ईल्ड थोड़ी सी कम है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बारिश हो रही है जो दिल्ली में उससे रिलेटेड है। सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बस इतना ही याद रखना है। ये मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए बनवाया था इसने, ये जो हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। 1311 में मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए बनाया था।
ये सब यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है, इनका काम नहीं है हमें। ऑलराइट, यहाँ पे आते हैं, ये काम का है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर को अपहेल्ड किया है जो कि दिया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। अब देखिए, जैसे हमारे पास पेटेंट्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, पेटेंट्स पेटेंट्स होते हैं या कॉपीराइट होते हैं, उसी तरीके से ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हमारे पास ये वाला एक्ट बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। तो उसी के अंडर में ये अथॉरिटी बनी है, ओके, जो एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कुछ इनोवेशन को। तो इसे रिवोक किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पेप्सिको को दिया गया था, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग जो कि सब्सिडरी है पेप्सी की, ठीक है। तो इसमें क्या था, FL2027 ये पोटैटो वैरायटी थी। आप जो लेस खाते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये एक अलग ही पोटैटो वैरायटी, इसने फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमें इतनी क्वांटिटी में इसी पर्टिकुलर वैरायटी की, जिसके सीड्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें ग्रो करके देंगे, लेकिन आप कहीं और सेल नहीं कर सकते इसको, आपको सिर्फ हमें ही देना होगा, यानी पेप्सिको कंपनी को ही देना होगा। तो उसी के वायलेशन को लेके ये न्यूज़ थी। पहली बात तो कि ये वैरायटी जो है इसमें खास क्या है, तो ये बहुत ही हाई ड्राई मैटर होता है, इसमें लो शुगर कंटेंट होता है, चिप्स बनाने में काम आता है। जबकि हमारे जो नॉर्मल पोटैटो होते हैं उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए डिहाइड्रेशन करना पड़ता है आपको पहले, तो उससे एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है। और उनमें हाई शुगर कंटेंट होता है, इसलिए जब उनको फ्राई करते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। ऑलराइट, जब आपने कभी अंकल चिप्स खाया होगा, आपने देखा होगा कुछ कुछ पीसेस थोड़े से ब्लैक निकलते हैं, ठीक है। तो ये पेप्सिको का ब्रांड है लेज। It is grown by some 14,000 farmers in India via contract cultivation and buyback at pre-fixed price. इन्होंने एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हासिल किया था अपनी इस वैरायटी के लिए एज एन एक्सटेंट वैरायटी, जिसकी वैलिडिटी पीरियड था करीब 6 साल, और 15 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता था। और ये वैलिडिटी पीरियड इसको क्या कहता था कि nobody else could commercially produce, sell, market, distribute, import or export it without breeders authorization. ओके, लेकिन यहाँ के फार्मर से क्या किया है कि कुछ यही पोटैटो दूसरों को भी सेल कर दिए हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है न्यू वैरायटी, एक होती है एक्सटिंक्ट वैरायटी, ये वाली। तो अभी इस स्टोरी को पूरा समझिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है ये स्टोरी समझना, हमारे लिए सिर्फ वो अथॉरिटी काम की थी और ये इशू काम का था। बट इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अथॉरिटी थी ये जो, इसने रजिस्ट्रेशन दे दिया था इसको, लेकिन बाद में रिवोक किया है, ठीक है, कि जब ये रिन्यू कराने आया तो इसको रिवोक कर दिया कि नहीं, आपको रिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि क्या हुआ था कि 2012 में इसने ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी अपनी न्यू वैरायटी के लिए कि हमें आप रजिस्टर कीजिए एज ए न्यू वैरायटी। लेकिन बात ये थी कि इसका कमर्शियलाइजेशन इसने शुरू कर दिया था इंडिया में 2009 से, और आप एप्लीकेशन दे रहे हो 2012 में, जबकि रूल ऐसा था कि अगर आप एप्लीकेशन 2012 में दे रहे हो ना, तो आपको आपकी वैरायटी जो है 1 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 साल पहले से आप उसका कमर्शियलाइजेशन ना कर रहे हो। लेकिन ये 2009 से कर रहे थे, तो इसलिए इसको न्यू वैरायटी का दर्जा तो नहीं मिला, क्योंकि ये इस क्राइटेरिया पे फेल हो गया, नोबिलिटी पे। ओके, क्योंकि ये 2009 से ही शुरू कर दिया था इसने, जबकि एप्लीकेशन दे रहा है 2012 में, इसको करना था 11 से एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसमें फेल हो गया, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया एज एन एक्सटेंट वैरायटी, क्योंकि ऑन द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, बट नॉट नोबिलिटी। अगर नोबिलिटी होती तो इसको स्टेटस क्या मिलता, न्यू वैरायटी का, लेकिन नोबिलिटी नहीं थी तो इसको स्टेटस मिला एक्सटेंट वैरायटी का। ऑलराइट, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसका कमर्शियलाइजेशन 2002 में ही कर दिया था चिली में। तो ये अथॉरिटी ने कहा है कि देखिए, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन था ना, ये आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे हासिल किया, इसलिए हम इसको रिवोक करते हैं। बस इतनी सी कहानी है। ऑलराइट, अब हम आते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। देखिए, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिप्लेसिंग इंटरनल कंबशन इंजन, आज जो हमारी गाड़ियां चल रही हैं वो चल रही हैं आईसी इंजन पे, उसी को रिप्लेस करना चाहते हैं हम लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। पहले बात करते हैं नॉर्वे यूएस की। तो इन लोगों ने प्रमोट किया, नॉर्वे सबसे आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन में, अराउंड 80% गाड़ियां वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रही हैं। तो ये हुआ है क्योंकि उन लोगों ने पॉलिसीज ऐसी बनाई थी, उन लोगों ने काफी फायदे दिए थे पब्लिक को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो जो हाई टैक्सेस लगते हैं, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है, वो हटा दिए कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी कर रहे हो तो टैक्स नहीं लगेगा।
ठीक है। उसके बाद आपकी अगर इलेक्ट्रिक कार है ना, तो आपने देखा होगा बड़े शहरों में क्या बीच में अलग से लेन बनाए जाते हैं बसों के लिए, ताकि वो पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें लोग, क्योंकि कार बाजू में जो कार चल रही है ना वो ट्रैफिक में फंसेंगी। बट बस के लिए सेपरेट लेन है, उसमें सिर्फ बस ही चलती है और कुछ नहीं चलती, कोई कार नहीं जा सकती उसमें, बाइक नहीं जा सकती, कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकता। तो लोग ये ना सोचे कि यार ये पब्लिक व्हीकल में तो ज्यादा टाइम लगता है, तो हम इसको यूज ना करें, इसलिए सेपरेट बस लेन बनाए जाते हैं। जैसे हमारे भोपाल में भी है, ऐसे कई शहरों में। तो इन लोगों ने कहा कि चलिए अगर आपका इलेक्ट्रिक कार है तो आपको बस लेन में जाने की परमिशन है, ताकि आप जल्दी निकल जाएं, ट्रैफिक में ना फंसे। ओके, तो उसके बाद जो रोड्स पे टोल लगता है वो फ्री कर दिया इनके लिए। पार्किंग लॉट्स जो होते हैं वहां पर कोई चार्ज नहीं लगाया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में कोट करेंगे। अगर इंडिया में भी हमें प्रमोट करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन के लिए, ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं प्रमोट करने के लिए, तो ये चारों पॉइंट आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ऐसे बनते हैं आपके नोट्स मेंस के लिए। हाई टैक्सेस को वेव ऑफ कीजिए, इलेक्ट्रिक कार्स को बस लैन में जाने की परमिशन दीजिए, टोल फ्री कीजिए, पार्किंग लॉट्स भी फ्री कीजिए प्रमोशन के लिए। ठीक है, एक बार अडॉप्शन बढ़ जाए फिर वो बात की बात है। लेकिन बस इसमें एक ही बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप ये सब कंसेशन तो दे रहे हो टैक्स में, लेकिन ये किसको फायदा मिलेगा, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वही खरीद रहा है ना मोस्टली। ऑलराइट, चलिए, लेकिन अब वो ये कह रहा है यहाँ पे जो राइटर है कि देखिए सिर्फ ये टैक्स इंसेंटिव देने से कुछ नहीं होगा, सबसे जरूरी है इन्वेस्टिंग इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज 4 to 7 times more effective in EV adoption than providing upfront purchase subsidies. ओके, तो चाइना नॉर्वे में सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उन्होंने। क्योंकि अगर चार्जिंग स्टेशन ये इजिली अवेलेबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदोगे परेशान होने के लिए, राइट। देन उसके अलावा चाइना परचेज सब्सिडी भी देता है, लेकिन साथ में उसने अपने यहाँ पे चार्जिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ करीब करीब 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। सबसे ज्यादा तो हमने देखा होगा, आप अगर रोड्स वगैरह पे देखते होंगे दिल्ली वगैरह में, तो सबसे ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं, है ना। ओके, तो हमारे यहाँ भी करीब करीब 10 लाख व्हीकल बिके हैं। लेकिन चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो सिर्फ 2000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। अब सोचिए 10 लाख व्हीकल में 2000 चार्जिंग स्टेशन, तो हम लोग चाहे फेम 1 ले आए, फेम 2 ले आए, हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रहे हो तो ये सब बेकार है। ऑलराइट, फिर दूसरा, अगर चार्जिंग स्टेशन बन भी जाए तो वहां पे आपको बहुत देर रुक के चार्ज करवाना पड़ती है बैटरी को। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन है बैटरी स्वैपिंग। मतलब आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हुई, आप किसी स्टेशन पे रुके, आपने जो बैटरी डिस्चार्ज होगी उसको निकाल दिया और दूसरी बैटरी लगा दी और आगे बढ़ गए। ओके, दैट इज बैटरी स्वैपिंग। देन अब दूसरी बात है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज भी हो रही है, अगर सपोज कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ये कोल बेस्ड प्लांट से आ रही है, तो फिर फायदे ही क्या रहा। ओके, एक तरफ आप कह रहे हो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन कम करेंगे, दूसरी तरफ आप उस जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है चार्ज करने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो कोल बेस्ड पावर प्लांट से, तो पॉल्यूशन तो वहां भी हो रहा है, राइट। नॉर्वे में ये सब इसलिए अच्छा है क्योंकि नॉर्वे 99% अपनी पावर रिक्वायरमेंट जनरेट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जबकि इंडिया करता है अभी भी अपनी 70% कोल फायर्ड प्लांट्स के थ्रू। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है। नाउ वैल्यू चेन की बात करते हैं, तो ग्लोबल लिथियम, अब देखिए लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी इसमें। ओके, तो हमें जरूरत है इसको डाइवर्सिफाई करने की, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी 100% लिथियम आयन बैटरीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। उसके बाद 90% ऑफ ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड इन चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चाइना में। फिर कोबाल्ट और निकल भी इसमें जो यूज होते हैं वो मिलते हैं हमें कांगो और इंडोनेशिया में। अब यही क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 23 में, इसलिए कहता हूं कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना जरूरी है न्यूज़पेपर को। क्वेश्चन था कि कोबाल्ट का 2/3 प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, आंसर था कांगो। ओके, उसी तरह निकल का कहाँ होता है, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो हम कोबाल्ट निकल में भी एंटायरली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पर। वाइल अदर ऑप्शंस टू लिथियम आयन बैटरीज लाइक जैसे सॉलिड आयन बैटरीज डेवलप की जा रही है एज ऑल्टरनेटिव, बट अभी उनकी वाइबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। राइट, देन स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन प्लस ल्यूक्रेटिव टैक्स इंसेंटिव, ये भी कुछ वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स हैं।
गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन रोबस्ट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग बेनिफिट, वर्क प्लेस चार्जिंग फैसिलिटीज, वही सेम पॉइंट रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टर्म बताऊंगा फ्लेक्स फ्यूल, क्योंकि हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है कि आपका पेट्रोल और इथेनॉल का ब्लेंड, ओके, ऐसे इंजन बनाए जाएं कि पेट्रोल और इथेनॉल दोनों के ब्लेंड होने पे भी चलें वो अच्छे से। ऑलराइट, और दूसरा इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक फ्यूल। तो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पॉर्श। पॉर्श क्या कर रही है, वो कह रही है कि यार ये इतना सब कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से तैयार करने से बेटर है कि हमारे जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन जो अभी यूज हो रहे हैं, हम उन्हीं के लिए कोई ऐसा फ्यूल डेवलप कर लेना जो जो पॉल्यूशन कम करे। तो पॉर्श एक फ्यूल डेवलप कर रहा है सिंथेटिक फ्यूल। ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की को मिला के, एंड दे आर प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अभी इसका टेस्ट चल रहा है चिली में। तो आप ये अपने आंसर में जरूर यूज कीजिएगा ये दो चीजें। एक तो सिंथेटिक फ्यूल, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है इसका फ्यूचर, और फ्लेक्स फ्यूल क्योंकि इंडिया इस पे वर्क कर रहा है। ऑलराइट, अब ये सब आर्टिकल इतने ज्यादा काम के नहीं है, वो वही बातें कर रहा है सब, प्राइस राइस एंड वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे काम का जो है वो है यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन। ये लेकर आए थे कि हम टोमेटो, ओनियन और पोटैटोज की प्राइस को कंट्रोल में रखेंगे। उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया था हमने। लेकिन ऑथर ये कह रहा है कि देखिए आपको जरूरत है एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप करने की जो स्पेशलाइज हो वेजिटेबल वैल्यू चेन में, विद क्लियर मैंडेट टू स्टेबलाइज द टॉप प्राइसेस एंड प्रोडक्शन। ओके, वैल्यू चेन मतलब टोमेटो लो, उसकी प्यूरी बनाओ या उसका कैचअप बनाओ, इस तरह की चीजें बनाओ, ताकि टोमेटो तो क्या है थोड़े दिन में अगर यूज नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको वैल्यू चेन में लाके प्रोसेसिंग कर दी और अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लिए, तो वेस्टेज रुक जाएगा हमारा और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो अलग। ओके, एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रूपी। तो हमें एक जैसे हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप किया है ना, उसी तरीके से हमें हमारी जो पेरिशेबल हैं टॉप्स, इन सबको, इनके लिए भी एक सेपरेट अथॉरिटी बनानी चाहिए। यहाँ पे बात है एक्सपोर्ट ड्यूटी की। देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, सपोज कि हमारे यहाँ ओनियन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर ये प्राइस राइज को रोकना है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऑनियन एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इस एक्सपोर्ट पे थोड़ी रुकावट लगानी होगी ताकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ओनियन ज्यादा दिखे। जब ज्यादा होगा तो प्राइस नेगोशिएट कर सकता है ना कस्टमर की, तुमसे नहीं तो कहीं और से ले लेंगे। तो डोमेस्टिक में हमारा सप्लाई बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सपोर्ट पे अलग से ड्यूटी लगा देते हैं। सपोज अगर आप 1 टन प्याज एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ओके, तो अभी आप ड्यूटी दे रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को 100 रुपए, अब आप इस पे दीजिए 800 रुपए ड्यूटी। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार मैं एक्सपोर्ट करूंगा और अगर 800 रुपए ड्यूटी दूंगा तो मुझे एक्सपोर्ट में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो उससे तो अच्छा है मैं ही डोमेस्टिक मार्केट में दे दूं ना। ओके, तो ऐसे के लिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। यदि एनआरएफ पे हम काफी बात कर चुके हैं, और हमें एक 10 या 15 मार्कर आंसर लिखने के लिए जो पॉइंट चाहिए हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। तो ये एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से नए नए एंगल निकालते रहते हैं, मत पढ़ने में टाइम वेस्ट कीजिए सब कुछ। ठीक है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है अभी। यहाँ पर ही वही है, मुस्लिम वीमेन के एंगल से इसने यूसीसी की बात की है, डजेंट मैटर। यहाँ पे ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल में, कि ये कह रहे हैं कि हम ऐसा बिल लाएंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करेगा जजेस को। तो इसका विरोध चल रहा है इसराइल में। अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जजेस को, तो भाई फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? कल को अगर आपके अगेंस्ट करप्शन केस है या आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई करप्शन केस है, तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो जज इंडिपेंडेंट जजमेंट देगा? ऑलराइट, तो इसी के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। सूडान फुल स्केल सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो बस इतना ही जानना है इसमें, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आया था 4-5 कंट्रीज के लिए कि इनमें से कौन है जो कई डेकेड से सिविल वॉर से गुजर रहा है। इसका आंसर सोमालिया था। ऑलराइट, तो इस तरह की कंट्रीज याद रखिए जहां पे सिविल वॉर टाइप के क्लैशेस चल रहे हैं। और इसकी कैपिटल है खार्तूम। इसके बाद मैंने आपसे कहा था आईएईए पे आप शॉर्ट नोट तैयार रखें, वो जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे इकोनॉमी में आज ऐसा कुछ काम का है नहीं हमारे पास। हम्म, बस यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी डिजिटल इकोनॉमी को एस्टिमेट करने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी हायर करेंगे। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये करीब करीब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करेगा बाय 2025, डिजिटल इकोनॉमी, हाँ, और कई जॉब्स भी क्रिएट करेगी।
बट ऐसा कुछ काम का नहीं है उसमें। ये कोई जर्मन के हैं जिनके इंटरव्यू था, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ मैप दिखाता हूँ जो मुझे उस दिन दिखाने थे एक्चुअली में, लेकिन उस दिन हो नहीं पाया था वो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए, ये है उलन बटार, ये है मंगोलिया की कैपिटल। एक मिनट यार, क्या, ठीक है, दिस इज कैपिटल ऑफ मंगोलिया। उसके बाद ऊपर है रशिया, नीचे है चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग। देन यहाँ पर है हमारा नॉर्थ कोरिया, और ये है साउथ कोरिया, एंड दिस इज जापान, कैपिटल टोक्यो। अब देखिए, इसमें पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ये रशिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो ये इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना के साथ ही करता है। ऑलराइट, तो नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है योंगयांग, ये दो कंट्री के साथ कैपिटल बॉर्डर शेयर करता है, एक चाइना के साथ एक रशिया के साथ। इतना याद रहेगा। उसके बाद नीचे करता है साउथ कोरिया से। तो जब हम कोरियन सिविल वॉर पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तब मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे हुआ था, ठीक है। और साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। देन नेक्स्ट मुझे आपको बताना है ये कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान। ऑलराइट, और फिर कोरियन पेनिनसुला, मैंने आपको बताया था पेनिनसुला मतलब जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। तो देखिए, इधर वाटर है, नीचे वाटर है, इधर वाटर है, ऊपर लैंड मास है, इसलिए कोरियन पेनिनसुला कहते हैं। और जापानीज को आइलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरा चारों तरफ पानी से घिरा है। ओके, तो कोरिया और जापान के बीच में हमें मिलता है सी ऑफ जापान। यहाँ तक क्लियर है? अब अब देखिए, कई बार आपसे यूपीएससी ने क्या किया है कि कैपिटल्स पूछी अलग अलग कंट्रीज की अरेंज करने के लिए नॉर्थ टू साउथ। तो मैं यहाँ पे आपको कैपिटल बताना चाहता हूँ नॉर्थ साउथ कि सबसे अगर साउथ की पूछेगा तो सियोल, ओके, उसके ऊपर योंगयांग, उसके ऊपर बीजिंग, एंड उसके ऊपर उलन बाटर, ठीक है। और हाँ, सबसे नीचे है टोक्यो। तो अगर कभी नॉर्थ टू साइड, क्योंकि इस कंट्री इधर क्या डिस्प्यूट्स बहुत चल रहे हैं, यूएसए आता है, जापान कोरिया उसकी प्रॉक्सी माने जाते हैं, चाइना के साथ डिस्प्यूट है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दे दिया जाए आपको, तो सबसे नीचे है टोक्यो, उसके ऊपर है सियोल, उसके ऊपर है योंगयांग, देन कम्स बीजिंग, एंड देन उलान बटर। ठीक है, याद रहेगा। इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सी ऑफ जापान, कोरिया और इधर जापान है, जापान के बीच, ठीक है। और इधर आ जाता है येलो सी बिटवीन कोरिया एंड चाइना। ऑलराइट, यहाँ पे जापानीज आइलैंड बने हुए हैं, बीच में सी ऑफ जापान है, फिर कोरियन पेनिनसुला है, उसके फिर वेस्ट में हमें मिल जाता है येलो सी। यहाँ पर है हमारे पास मंगोलिया। यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखनी है। पहला तो ये गोबी डेजर्ट जो चाइना में माना जाता है मेनली, बट दोनों में एक्सटेंड होता है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास लेक बैकाल, रशिया में। इसको देख लीजिए, मंगोलिया से थोड़ा सा ही ऊपर है बस। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज, ये है हमारा गोबी अल्टाई माउंटेन्स। ऑलराइट, जब आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताना था। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना काफी है। एंड वन मोर थिंग, आज मैं आपको पूरा एक डिटेल में टॉपिक लूंगा अपनी स्टैटिक क्लास में, ओबेसिटी, ओबेसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन पे, ठीक है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, कि एक तरफ तो मेरा मेल न्यूट्रिशन भी हो रहा है, दूसरी तरफ ओबेसिटी भी हो रही है। तो हम देखेंगे सब इसका डिटेल में, इसके कॉजेज क्या हैं, ओके, इसके लिए स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ डेटा, ठीक है। तो ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में बहुत आते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा, एनसो, ठीक है, एल नीनो, लानीना। ऑलराइट, उसके बाद आईओडी। ऑलराइट, देन वी हैव मेडियन जूलियन ऑसिलेशन, फिर देयर इज एल नीनो मोडोकी,
सिमिलरली ला नीना मोडोकी। ऑलराइट, और एक तो टॉपिक और है, तो मैं ये सब आज आपको अपनी स्टैटिक क्लास में कराऊंगा, जो आप लोगों ने कोर्स अगर ज्वाइन किया है तो, स्टैटिक कम करंट का। ऑलराइट, वो पेड क्लास है, वो एक्सेसिबल उन्हीं को होगी जिनका ईमेल आईडी मैंने ऐड किया होगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।